प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार हम वस्तुनिष्ठता पर जब बात कर रहे थे तो वस्तुनिष्ठता को समझाते हुए मैंने उसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर बात करना प्रारंभ किया था। वस्तुनिष्ठता, जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि वस्तुनिष्ठता और कुछ भी नहीं है। अनुसंधान के दौरान, विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों के दौरान, जब हमें किसी विषय पर हम अध्ययन करने जाते हैं तो जो भी हमें तथ्य मिलते हैं, जो प्रमाण हमें मिलते हैं उस घटना के संदर्भ में, उस सामाजिक घटना के संदर्भ में जिसका कि हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसकी सत्यता की खोज हम कर रहे हैं कि वो घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके लिए कौन कौन से जिम्मेदार लोग थे या कौन कौन सी जिम्मेदार परिस्थितियां थी, या उनको कैसे बदला जा सकता था, या उनको अगर वो अच्छा हो रहा है तो कैसे उसको और बेहतर किया जा सकता था। इन सब बातों के लिए जब हम अनुसंधान करते हैं तो जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं उन तथ्यों को बगैर किसी छेड़छाड़ के, बगैर किसी अपने विचारों को मिलाए हुए उनको पूरी तरह से वैसे के वैसे प्रस्तुत करना, उनका परीक्षण करना, ये ही अपने आप में वस्तुनिष्ठता है, वस्तु के प्रति निष्ठावान होना है। और सामाजिक अनुसंधानों में ये बात बार बार इसलिए आती है क्योंकि दूसरे विज्ञानों में, चाहे वो जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो या भौतिक विज्ञान हो या अन्य विज्ञान हो, उन विज्ञानों में उन चीज़ों से हमारा कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए रसायन विज्ञान की बात करें हम, दो गैस आपस में जब मिलाई जाती है, उन गैसों को कौन सी कितने डिग्री टेम्परेचर में मिलाया जा रहा है, वो मिलने के बाद में क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती है, क्या रासायनिक क्रियाएं होती है, क्या रिजल्ट आता है, वो सब एज इट इज हम लैब में देखते हैं और देखने के बाद में उसको पूरा का पूरा प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन उसके साथ में हमारा कोई भी जो है बंधन या कोई भी हमारा अनुभव जो है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, कोई लगाव हमारा नहीं होता है। इसलिए हम उसको वस्तुनिष्ठ तौर पर जो भी जैसा है उसको हम वैसा का वैसा रख देते हैं। लेकिन सामाजिक घटनाओं में हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, हम किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीज़ों का हमारे दिमाग में प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर, कई बार अप्रत्यक्ष तौर पर भी या न चाहते हुए भी, न ही जानते हुए भी, हम किसी चीज़ को सही और गलत ठहराना शुरू कर देते हैं अपने मनोभावों के अनुसार, और वही जो होता है वह वस्तुनिष्ठता को भंग कर देता है, वस्तुनिष्ठता खत्म कर देता है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि वस्तुनिष्ठता की बात बार बार सामाजिक अनुसंधानों में इसलिए आती है क्योंकि सामाजिक अनुसंधानों में हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो किसी अन्य समाज का भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर हम देखेंगे कोई व्यक्ति, 10 लोग जो है मिलकर किसी एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, ये है वो है, हमारा मन बड़ा द्रविड़ हो जाएगा, बहुत द्रवित हो जाएगा। हम बहुत सोचेंगे अरे यार ये क्या हो रहा है, यार अत्याचार हो रहा है, वो है। अब भले ही वो व्यक्ति कितना ही बुरा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसने समाज का कितना ही नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया हो, या जज ने फांसी दे दी, हम कहेंगे साहब मानवतावादी कई लोग कहते हैं फांसी कैसे दे दी, ये एक बहुत अमानवीय बात है, ये है वो है। अब समाज में कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, हम अपने विचारों से उसको सही या गलत ठहराते हैं। सामाजिक अनुसंधानों में यही समस्या आती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधानों में मुख्य तौर पर जो जैसा है उसको उसी रूप में रखा जाए, उसको उसी रूप में देखा जाए, इसी को रखना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। उस दिन हम उसकी विशेषताओं पर बात कर रहे थे। लास्ट जो शायद मैंने पॉइंट किया था वो था प्रतिनिधिपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने हेतु, यानी कि जब कोई घटना का हम अध्ययन करने जाते हैं, जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं उस घटना के पीछे क्या कारण रहे, प्रमुख कारण, उन विभिन्न कारणों को ढूंढने का जो काम है वो हमें जैसे प्रमाण मिलते हैं, जैसे तथ्य हमें मिलते हैं, अगर उसको हम उसी रूप में अगर हम लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे पास जो तथ्य होंगे वो प्रतिनिधिपूर्ण होंगे। उसमें हमें अपनी सोच मिलाने की आवश्यकता नहीं है कि वो सही हुआ या गलत हुआ, सही है या गलत, जैसा भी है, जैसा भी तथ्य हमें मिलते हैं उन तथ्यों को हमें उसी रूप में रखना होगा, तभी वो प्रतिनिधिपूर्ण तथ्य जो है हमें प्राप्त होंगे। तथ्यों के सत्यापन हेतु भी हमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि तथ्यों का जब सत्यापन करना होता है, जब उसकी जांच करनी होती है, तो उस जांच के लिए अगर हम तटस्थ नहीं होंगे, मूल भाव के साथ में बिल्कुल तटस्थ नहीं होंगे, जब तक हमारे तथ्यों का सत्यापन नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, वो ब्लड टेस्ट करने के लिए जाता है, लैब में लैब टेक्नीशियन जो है उसका ब्लड निकाल के उसका सैंपलिंग करता है, उस सैंपल लेके उसको जांच करता है।
अब ब्लड रिपोर्ट क्या आई क्या नहीं आई वो उसको पूरी सही तरह से उसके सामने, डॉक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा, तभी तो उस व्यक्ति का सही इलाज होगा, सही प्रमाण होगा उसका। नहीं तो गलत इलाज हो जाएगा। इलाज जब रिपोर्ट ही गलत होगी तो इलाज भी सही नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति भी सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही रखना है, उसको वैसा ही देखना है, तभी हमारे जो तथ्य हमें मिले हैं उनका सही रूप से सत्यापन हो सकता है। निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति निश्चित तौर पर इसी से जुड़ी हुई बात है। हमें निष्पक्ष निष्कर्ष तभी मिलेंगे जबकि हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कहीं कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, कहीं झगड़ा हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस यदि बायस्ड हो जाती है किसी भी वजह से अगर वो प्रभावित होकर काम करती है, चाहे वो पैसा लेकर, चाहे वो दबाव में आकर, चाहे वो रिश्तेदारी में या किसी और वजह से, दुश्मनी में या दोस्ती में, कैसे भी करके, अगर वो सही रूप में पुलिस अधिकारी जो है, वो जांच करने वाला जो अधिकारी है, वो अगर तटस्थ नहीं होगा तो फिर निष्पक्षता से जांच कैसे हो पाएगी और निष्कर्ष भी निष्पक्ष कैसे निकलेंगे। इसलिए सामाजिक अनुसंधानों में निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु वस्तुनिष्ठता का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक हमारे पास में जो नॉलेज हमारी जो है, जो सत्यता की हमारी जो जानकारी है, उसकी अगर हमें वृद्धि करनी है तो हमें वस्तुनिष्ठ होना पड़ेगा। अन्यथा हम भ्रांत अवधारणाओं के साथ में, भ्रांत सिद्धांतों के साथ में हम जिंदा रहेंगे और उसमें किसी का भी सही नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर इतिहास पर आजकल अक्सर प्रश्न उठते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते रहते हैं कि इतिहास की व्याख्याएं जो है वो सही रूप में नहीं की गई, क्योंकि जिसने जैसा राज किया उसने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विशेषकर भारत में जो 200 वर्ष का अंग्रेजों का शासनकाल रहा, उन्होंने अपने शासनकाल में वह भारत जो कि पूर्ण समृद्धि के साथ में विकसित राष्ट्र था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैक्स वेबर को ही आप लीजिए, मैक्स वेबर के आप अभी तो खैर सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में जब आएंगे तो उसमें मैक्स वेबर की थियरी आएगी। एक बहुत बड़े जर्मन समाजशास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, चिंतक थे, पॉलिटिकल लीडर एक प्रकार से सोच के रखने वाले भी व्यक्ति थे। मैक्स वेबर ये मानते थे, उन्होंने विश्व के प्रमुख 6 धर्मों का अध्ययन किया और प्रोटेस्टेंट धर्म पर उन्होंने विशेष तौर पर अध्ययन किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था और धर्म को जोड़कर एक अध्ययन किया था और उन्होंने जो पुस्तक निकाली थी प्रोटेस्टेंट धर्म को अध्ययन कर, उसमें उन्होंने लिखा ही यही था, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि प्रोटेस्टेंट आचार संहिता एवं पूंजीवाद की आत्मा। पूंजीवाद पर उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया अपने अध्ययन के माध्यम से कि अधिकांशतया पूंजीवाद का विकास उन राष्ट्रों में ज़्यादा हुआ जहाँ पर कि धार्मिक विचारों में बहुत ज़्यादा छूट थी या प्रोटेस्टेंट मतावलंबी थे, विशेष तौर पर प्रोटेस्टेंट मतावलंबी जहां पर थे। कैथोलिक मतावलंबी ईसाई धर्म के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। उन्होंने कहा भी प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टेंट हुए, कैथोलिक जो है उनके यहाँ पे भी पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। उन्होंने भारत में धर्म का अध्ययन किया, हिंदू धर्म का, उन्होंने कहा नहीं भारत में भी इसीलिए पूंजीवाद का विकास बहुत बाद में हो पा रहा है या नहीं हो पाया क्योंकि भारत में जो है धर्म ही ऐसा था। मुख्य बात यह है कि उन्होंने अध्ययन ढंग से किया। अगर भारत में अगर अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की, जिसकी वो बात आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अगर उसकी अगर आप बात करें, अगर भारत उसमें धर्म अगर आप जिम्मेदार होता तो भारत तो फिर कभी सोने की चिड़िया या पूंजीवाद बाजार में इतना वो बाजारवाद उस और भारत में इतना बाजार की उन्नति होती ही नहीं, इतना विकास होता ही नहीं, भारत में इतनी धन संपदा होती ही नहीं। धर्म कहीं पर भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार नहीं रहा। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म एकमात्र कारण है, लेकिन फिर भी उनके अध्ययन को हम सही इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो हिंदू धर्म का सही ढंग से अध्ययन कर ही नहीं पाए। क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी अध्ययन रखा था, जो ऐसा भी उन्होंने प्रस्तुत किया, उन्होंने तो इस प्रकार का इतिहास प्रस्तुत कर दिया कि भारत में केवल कोई संस्कृति थी ही नहीं, कोई कल्चर इनका नहीं था, ये तो केवल जोगी और सपेरों का राष्ट्र था, इसके अलावा इस भारत देश में कुछ नहीं था। इस तरह की चीजें उन्होंने प्रस्तुत की थी और हमने यहाँ पर आकर संस्कृति का विकास किया है, हमने इनको विकसित किया है, इनको आगे बढ़ाया है। तो इस प्रकार से त्रुटिपूर्ण जो जानकारियां होती हैं उसके आधार पर हम वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक ज्ञान की अगर हमें वृद्धि करनी है तो हमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन रखना होगा, तभी हम
वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु भी वस्तुनिष्ठता का होना बहुत अनिवार्य है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति की जब तक 1921 से पहले खुदाई नहीं हुई थी, भारत को जोगी और सपेरों का राष्ट्र ही माना जाता था। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई में जब प्राप्त हुए हमें अवशेष, तब लोगों को पता चला कि ये संस्कृति तो कितनी लंबी और कितनी पुरानी और कितने लंबे समय से चली आ रही। जबकि ऐसा नहीं था कि ये लोगों को पता नहीं था, लेकिन भारत में एक परंपरा रही थी कि यहाँ पर इतिहास जो है लिखा नहीं जाता था, श्रुति के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से लोग आगे बढ़ते थे, शिक्षा होती थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था, एक बहुत बड़ा साइंस था, लेकिन हम उस पर आज बात नहीं करेंगे। मुख्य बात यह है कि अनुसंधान के नए क्षेत्रों का अगर हमें पता लगाना है तो हमें वस्तुनिष्ठ अध्ययन को रखना बहुत ही अनिवार्य है। अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु भी, क्योंकि अनुसंधानकर्ता भी अपने मनमर्जी से अपनी अध्ययन को प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि अंग्रेजों ने किया था, उस पर भी अगर हमें नियंत्रण बनाए रखना है तो निश्चित तौर पर वस्तुनिष्ठ अध्ययन यानी कि जो जैसा है उसको वैसे ही रखना अनिवार्य है। भ्रांतियों की समाप्ति और सामाजिक समस्याओं के समाधान, इन दोनों को मैं एक साथ में ले रहा हूं, इसलिए क्योंकि भ्रांतियों के माध्यम से ही सामाजिक समस्याओं का उद्भव होता है। एक भ्रांत अवधारणा हमेशा किसी नई सामाजिक समस्या का उत्थान करती है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मनी में जो नाजी लोग थे, उन लोगों ने अपने आप को, उनमें एक खून की एक अवधारणा थी, उच्च रक्त की, शुद्ध रक्त की, साफ रक्त की एक अवधारणा थी, और उन्होंने अपनी नस्लवाद के अंतर्गत उन्होंने ये माना कि वो जो है सबसे श्रेष्ठ नस्ल है, बाकी सारी निम्न कोटि की नस्लें हैं, और उस नस्लवाद के आधार पर हजारों लाखों लोगों का जो है उनको मृत्यु के घाट उतार दिया गया, गैस चैम्बर्स में उनको डाल दिया गया। तो एक भ्रांत अवधारणा के माध्यम से, और आज भी धर्म के नाम पर कई जगहों पर, चाहे किसी भी धर्म की हम बात करें, बहुत सी भ्रांत अवधारणाएं जुड़ी हुई है। छुआछूत की अगर हम बात करें, मैं हिंदू धर्म की ही बात करूं, अगर सबसे बड़ी बात जिस पर कि भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन हुआ था, उन आंदोलन के अंतर्गत जो नानक, कबीर और रैदास और उनकी जो भूमिकाएं रही, उन्होंने हमेशा उस कट्टरता पर, उस कूपमंडूपता पर उन्होंने बहुत भारी आघात किया था, और उन्होंने हर धर्म के अंदर पाई जाने वाली कमियों को उजागर किया था। भारत में विशेषकर जाति के आधार पर छुआछूत की जो भावना है, अस्पृश्यता की जो भावना है, ये निश्चित तौर पर एक भ्रांत अवधारणा है, और इसी भ्रांत अवधारणा के चलते एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे राष्ट्र में विद्यमान रही थी और जो आज भी विद्यमान है, फर्क केवल इतना ही आया है, आज भी जाति के आधार पर ही भेदभाव हो रहा है। फर्क केवल इतना आया है कि पहले जो निम्न जातियां थी, जिनको पहले अयोग्य माना जाता था, जिनको कुछ लाभों से वंचित किया जाता था, अब उसी जातिगत आधार पर दूसरी जातियों को निर्योग्य माना गया है, उनको उनके लाभों से वंचित किया जा रहा है। तो ये सामाजिक समस्याएं वैसे के वैसे बरकरार रहनी है, फर्क केवल जातियों के समीकरण में ही पड़ने वाला है, और जिसका फायदा जो है विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल और अन्य लोग जो है समय समय पर उठाते रहते हैं। हमें इन चीज़ों पर डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे जो है, ये वस्तुनिष्ठ अध्ययनों के अभाव में जो किसी भी समाज में समस्याएं जो उत्पन्न होती है, जो तकलीफें, जो समस्याएं या जो अव्यवस्थाएं जो समाज में आती है, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो रूप कुल मिलाकर बात इतनी है कि सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठ होना, यानी कि जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना तटस्थ भाव से बहुत ही अनिवार्य है। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम व्यक्तिनिष्ठता पर बात करेंगे।